हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। सभी लोग मज़े में तो है ना। हाँ सर, मज़ा तो बहुत आ रही है घर में बैठ के पढ़ने की। मगर पढ़ते रहिए, बिकॉज ये आपके करियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है। आप भविष्य में क्या करने वाले हो ये यही साल डिसाइड करने वाला है। इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सभी का वेलकम करना चाहता हूँ हमारे क्यूट से प्यारे से फिजिक्स के चैनल में, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर। तो जैसे हमें मैथमेटिकल मेथड्स या वेक्टर्स पढ़ रहे थे, अभी तक कि हमारा इस वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ के हुआ था बच्चों। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्या किए थे, दो टर्म में मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर किसे कहे थे, ऐसी क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत गिरती थी। और दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड रहना था, वो थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये तो समझ गया था। फिर हमने इन वेक्टर्स का मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, कौन से टाइप्स के वेक्टर्स होते है ना। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते। फिर हमने उसमें देखे थे यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने एक सिंपल मेथड पढ़ी, उसके बाद कुछ लॉस पढ़े, दैट इज लॉ ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़े थे, है ना। अब आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़ने वाले, जो हमारे क्लास 12 के फिजिक्स में बार बार यूज आने वाला है। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या पढ़े थे बच्चों, कि हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे, है ना। बराबर है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते थे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स है तो उनका हम सम करके एक सिंगल वेक्टर्स बनाते थे, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर रहता था, जो बाकी वेक्टर्स है जिनका हम सम कर रहे हैं, उन सभी वेक्टर्स ने मिलकर जो काम करना था वो काम एक सिंगल वेक्टर करता है, जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को सम करके एक सिंगल वेक्टर बनाते थे। उसी तरह बच्चों, अगर हमारे पास कोई सिंगल वेक्टर है तो हम उस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिक्स में क्लास 12 में आप कई सारी डेरिवेशन में आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करना पड़ता है उसके पार्ट्स में। That process is nothing but called as the resolution of vector. Resolution of vector means what? It is nothing but the process of splitting, मतलब parts में divide करना, the process of splitting a given vector into its component. Component का मतलब क्या होता है, parts। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं जो जो कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा वो आपको साथ साथ में कॉपी में नोट डाउन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब जैसे मैंने क्या बोला था कि हम जैसे नंबर ऑफ वेक्टर्स का सम करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं, उसी तरह हमारे पास अगर कोई सिंगल वेक्टर है हम उसको स्प्लिट करके उसके पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर v मान लेते हैं, सपोज ये, अब v है तो वेलोसिटी भी हो सकती है ना। वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस वेक्टर क्वांटिटी को बच्चों इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v1 इंटू अल्फा कैप प्लस v2 इंटू बीटा कैप प्लस v3 इंटू अल्फा बीटा गैमा ले लेते।
बीटा गामा कैप। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एक सिंगल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। हम उस वेक्टर को अल्फा बीटा गामा, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ऐसे कैप के फॉर्म में जो भी टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, हमने पहले ही पढ़ चुका है टाइप्स ऑफ वेक्टर में। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी, एंड विच कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो यहाँ पर जो v1 v2 v3 क्या है बच्चों, दीज आर द कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स ऑफ द वेक्टर v इन अ गिवन डायरेक्शन दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या कर रहे हैं, इन कंपोनेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और v1 v2 v3 को हम कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v भी बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन वेक्टर को, एक सिंगल वेक्टर को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम किसी वेक्टर्स को इन द पार्ट में जैसे डिवाइड कर सकते, कंपोनेंट्स फॉर्म में डिवाइड कर सकते एट एनी रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। कोई भी डिफरेंट एंगल पर हम उस कंपोनेंट को, उस वेक्टर को क्या कर सकते, रिजॉल्व कर सकते, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते। बट अगर ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, हम किसी भी वेक्टर को एट एनी रिक्वायर्ड एंगल उसको रिजॉल्व कर सकते, स्प्लिट कर सकते। बट अगर ये दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस टाइप ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। क्या बोला फिर से एक बार सुनिए, जब कभी अगर हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को, गिवन वेक्टर को, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब उन दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो, तो हम उन कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ये जो प्रोसेस रहेगी बच्चों, इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। अब मैंने जैसे बताया कि क्लास 12 में हमें कई सारे डेरिवेशन में किसी वेक्टर क्वांटिटीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो वहां पर मैक्सिमम जगह हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करते हैं। मतलब कोई गिवन वेक्टर है उसको दो ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड करते जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वैसे ही हम रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन में कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करना, उन कंपोनेंट्स को क्या नाम देना, कैसे रिप्रेजेंट करना, वो पहले हम यहाँ सीख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसी का यूज करना है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का। तो सपोज मैंने एक 2 डायमेंशनल सिस्टम ले लिया, एक्स वाई प्लेन है ना, दो अगर एक्सिस है तो वो क्या कहलाएगा, एक प्लेन है। तो इस प्लेन में मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर निकाल लिया, दैट इज वेक्टर ओसी, है ना। इस वेक्टर ओसी को ही हम वेक्टर आर नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। ये जो वेक्टर ओसी है, दिस इज नथिंग बट आवर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो ओ से सी तक के हमारा एक सिंगल वेक्टर है जिसको हमें रिजॉल्व करना है, किसमें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना है। तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, पहले बोला मैंने, उस गिवन वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो देखिए, अब देखो, सपोज ये वेक्टर है ओसी, वेक्टर ओसी मतलब क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो मुझे बताओ वो इस डायरेक्शन से जा रहा है, इसका मतलब क्या, वो x डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है और y डायरेक्शन में भी ऊपर जा रहा है, बराबर है। यहाँ पर है सपोज ऑब्जेक्ट, तो x की कुछ अलग वैल्यू रहेंगी, y की कुछ अलग वैल्यू रहेगी। जैसे जैसे आगे जाएगा तो x और y दोनों की वैल्यू, मतलब जो भी डायरेक्शन है वो x और y के अलोंग क्या होने वाली, स्प्लिट होने वाली है ना। तो
जैसे हमने एक वेक्टर आर अज्यूम कर लिया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो एक्स डायरेक्शन में भी कुछ आगे बढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन में भी कुछ आगे बढ़ रहा है। अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो सी पॉइंट है यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक एक्स एक्सिस पर कहां तक के, पॉइंट ए तक के, और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अप टू पॉइंट बी। ठीक है, तो इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट था वहां से मैंने हेड था, वहां से मैंने क्या किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक मतलब ये क्या है, यहां से हमें पता चल रहा है कि वेक्टर एक्स एक्सिस पर कितने दूरी पर है, वाई एक्सिस पर कितने दूरी पर है, मतलब इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना पार्ट है और वाई डायरेक्शन में कितना पार्ट है। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने OA और OB ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर पार्ट्स में इस रिजल्टेंट वेक्टर को डिवाइड कर दिया। तो ये जो पार्ट है उसका, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो सपोज हम इसको RX नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो पार्ट है उसका वेक्टर OB, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं सपोज RY से। ठीक है, तो बच्चों ये RX और RY क्या है, दिस इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर R। इस वेक्टर R के कंपोनेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, X और Y पार्ट मतलब कंपोनेंट में, और क्या बोल रहा हूं, ये जो X और Y कंपोनेंट है इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो X और Y कंपोनेंट है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सपोज मान लेते हैं ये जो वेक्टर RX है, मतलब पार्ट और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R इन द X डायरेक्शन। सपोज मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर है एक दूसरे से, है ना। अब थीटा एंगल पर है, अब हमें RX और RY की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों इस वेक्टर R को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेक्टर OC मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वेक्टर R, वेक्टर OA क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R इन द X डायरेक्शन, और वेक्टर OB क्या है हमारा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R इन द Y डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर R। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं वेक्टर R इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर RX प्लस वेक्टर RY। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे वेक्टर R अगर मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं ये दोनों क्या है, इस वेक्टर R के कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स है। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू RX इंटू I कैप प्लस RY इंटू J कैप। अब किस तरीके से लिखा मैंने इसको, ये I और J क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हमने यूनिट वेक्टर्स वाला टॉपिक पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था, जब हम XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं तो X डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर I या I कैप का यूज करते हैं, और Y डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम J कैप का यूज करते हैं, Z डायरेक्शन दिखाना है तो K कैप। तो I, J, K आर द यूनिट वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो इस तरीके से भी हम इस वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन RX क्या है बच्चों, RX एंड RY आर द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ X एंड इन द डायरेक्शन ऑफ Y, या हम सिंपली इनको बोल सकते हैं RX इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R इन द डायरेक्शन ऑफ Y, और RY is the magnitude of the component in the direction of Y। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते, बट ये RX और RY इनका कैलकुलेशन कैसा होगा, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एक जो डायग्राम बनाई है, इसी डायग्राम से हम इस RX और RY की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल OAC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस OAC का यूज करके हमें RX और RY की वैल्यू निकालना। अब देखो इस थीटा के साइड वाला जो कंपोनेंट है हमारा, वो कौन सा एक्स कंपोनेंट है अभी फिलहाल में यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा थीटा के साइड वाला एक्स कंपोनेंट ही रहे,
वाई कंपोनेंट भी रह सकता है। तो ये थीटा की एडजेसेंट साइड है आर एक्स, तो हमें जब एडजेसेंट साइड निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, कॉस थीटा, बराबर है। और अपोजिट साइड अगर निकालना है तो हम यूज करते साइन थीटा, बिकॉज कॉस थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा का मतलब होता, सॉरी कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले मुझे इस थीटा की एडजेसेंट साइड निकालना है, तो आर एक्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन है हमारी, आर एक्स, ठीक है, इसको आर एक्स लिख देते हैं फिलहाल में, मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में। तो आर एक्स अपॉन क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर एक्स अपॉन आर। देयरफॉर बोलिए क्या होगा, आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ से, आर एक्स इज इक्वल टू, आर एक्स को यही रखिए, आर को इधर ट्रांसफर कीजिए, मतलब हो जाएगा दिस इज आर कॉस थीटा। उसी तरह मुझे आर वाई निकालना है। अब देखो इस ट्रायंगल, इस डायग्राम से जो AC है वो हमारा जो वेक्टर है, ये जो AC जो साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ये बराबर है। तो जितनी हमारी AC है उतना ही हमारा आर वाई है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड कौन है हमारी, AC, AC इज इक्वल टू क्या है हमारा आर वाई, तो आर वाई अपॉन हाइपोटेनियस है हमारी आर, सो आर वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, आर साइन थीटा, बराबर है। तो देखो बच्चों, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट ही रहेगा, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट ही रहेगा। तो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये हमेशा याद रखिए। जिस साइड में थीटा रहेगा, क्या कह रहा हूं, जिस साइड में थीटा रहेगा उस साइड का कंपोनेंट बच्चों हमेशा हमारा क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट, दैट इज आर कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और जिस साइड थीटा के अपोजिट साइड वाला जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है। तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना, थीटा किस डायरेक्शन में है, थीटा कहां पर है, थीटा की जो एडजेसेंट वाली साइड रहेगी वो हमेशा कॉस कंपोनेंट रहेगी, और थीटा के अपोजिट वाली जो साइड रहेगी वो हमेशा क्या रहेंगी बच्चों, साइन कंपोनेंट, ठीक है। जैसे हम किसी वेक्टर एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारे पास वेक्टर एफ है, यहाँ पर दिखा, ये वेक्टर एफ है, दैट इज फोर्स है हमारा। अब इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, सपोज मान लेते ये वाला एंगल हमारा अभी थीटा है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा के साइड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज एफ साइन थीटा, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज एफ साइन थीटा, बिकॉज ये थीटा के अपोजिट वाली साइड है ना। तो ये चीज आपको याद रखना ताकि आपसे कभी भी गलती ना हो। अब ये जो हमें मिला है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई, ये किसका यूज किया हमने बच्चों, यहाँ पे याद कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या किए थे, अगर कोई दो वेक्टर ओरिजिन से निकल रहे मतलब और एक दूसरे मतलब ये दोनों ही वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, देन जो डायगोनल रहेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, बराबर है। तो ये जो वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई है, इनका अगर आप सम करोगे तो वेक्टर आर मिलेगा बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, जो एक्स और वाई कंपोनेंट था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है ना। तो ये होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर। अब देखो बच्चों, कई बार हमें जब हम मतलब पढ़ाई करते हैं, हमारे जो सिलेबस है उसमें न्यूमेरिकल्स में हमें ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ता है बाय यूजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे ये जो है हमारे पास सपोज मान दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना। तो
इनका यूज करके हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन है उसको स्क्वेयरिंग और एडिंग करके हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड का यूज करके हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो चलो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा हमें। देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, Rx इज इक्वल टू क्या है, Rx इज इक्वल टू R cos sin थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड की स्क्वेयरिंग करके एडिशन करना और राइट हैंड साइड की स्क्वेयरिंग करके एडिशन करना। तो चलिए एडिशन करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Rx स्क्वेयर प्लस लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है ry स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की एडिशन करोगे तो r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, बराबर है। अब यहाँ दोनों से बच्चों अगर r स्क्वेयर को मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा, r स्क्वेयर को कॉमन निकालूंगा तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म फॉर्मूले का एकदम बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बार यूज करते हैं। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा Rx स्क्वेयर प्लस ry स्क्वेयर, तो ये पूरी टर्म हो जाएंगी हमारी 1। तो क्या बच गया हमारे पास, देयरफॉर r स्क्वेयर इज इक्वल टू बच गया Rx स्क्वेयर प्लस ry स्क्वेयर, है ना। हमारा फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा बच्चों तो r हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Rx स्क्वेयर प्लस ry स्क्वेयर। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम इस गिवन वेक्टर को 3 डायरेक्शन में, मतलब 3 डायरेक्शन वाली जो हमारी सिस्टम होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, जहां पर तीनों डायरेक्शन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Rx स्क्वेयर प्लस ry स्क्वेयर प्लस rz स्क्वेयर। अब जैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है, तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो हमें क्या करना है, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों उसका किसी पर्टिकुलर वेक्टर के साथ वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर ये एंगल मिल गया मतलब हमें डायरेक्शन मिल गई, क्योंकि एंगल ही क्या बताता है हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हमें डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम फिगर टू नो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट और एडजेसेंट क्या है, हमारे कंपोनेंट है, तो उन कंपोनेंट की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा की अपोजिट साइड कौन है, AC मतलब RY, और एडजेसेंट साइड कौन है हमारी RX। तो RX और RY क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट। तो इनकी अगर वैल्यू पता है तो हम थीटा मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RY अपॉन RX। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये थे हमारे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के सभी कॉन्सेप्ट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, दैट इज splitting of a given vector in a given direction, particular fixed direction, that is called as resolution of vector। हम किसी given vector को 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर डिवाइड करते वक्त हमारी जो डायरेक्शन है 2 वेक्टर्स के बीच की, वो कुछ भी डायरेक्शन मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है,
बट अगर दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये कंपोनेंट अगर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो हम इनको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। मैंने क्या बोला, क्लास 12 के मैक्सिमम डेरिवेशन में हमें रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना है, इसीलिए ये सभी चीजें आज के लेक्चर में जो पढ़े हैं ये सभी चीजें हमें अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, सिंपल सा टॉपिक था बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एक चीज आपको बताया, थीटा के साइड वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट ही रहेगा। थीटा यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, थीटा के साइड वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट, उसके अपोजिट वाला हमेशा साइन कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था, जिसमें हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर उसके सभी कॉन्सेप्ट पढ़े। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल है, उनको आपको रेफर करना है। अगर आपको उसमें भी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज शेयर विथ मी, सो दैट आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक you very much for watching the video. If you like, then you can share with your friends. Okay, so have a nice day and thank you very much.